Hello friends, this is Himanshu Ranjan. Today I am going to discuss with you one of the important topic, Indian Contracted 1872. This topic is very important for your examination point of view. So आप आज का क्लास काफी ध्यान से करिएगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. And if you are preparing for any of the PSU's examinations, so courses are available on my website himanshuranjanclasses.in. Link is also given in description box of this video. तो आप मेरे वेबसाइट पे विजिट कर करके आप अपना कोर्सेस परचेस कर सकते हो, ठीक है, और अपना प्रिपरेशन को आप काफी स्ट्रॉन्ग कर सकते हो. ओके, सो टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट वन ऑफ द important topic for your examination point of view, Indian Contracted 1872. काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है. हम आपको ये भी बताते चलूंगा कि किस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, क्योंकि आपका जो एग्जामिनेशन होता है पीएसयू का उसमें एमसीक्यूज आते हैं. तो हम आपको इस टॉपिक को भी पढ़ाऊंगा, इंडियन कॉन्ट्रैक्टेड का थ्योरेटिकली भी पढ़ाऊंगा. इसके साथ साथ हम आपको ये भी बताते चलेंगे कि कहां से एमसीक्यू बनता है और कहां से क्वेश्चंस आते हैं. ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं डिस्कशंस. इंडियन कॉन्ट्रैक्टेड 1872. तो ये बात करते हैं पहला पॉइंट कि इंडियन कॉन्ट्रैक्टेड 1872 गवर्न लॉ रिलेटेड टू कॉन्ट्रैक्ट इन इंडिया. ये जो इंडियन कॉन्ट्रैक्टेड 1872 जो हम लोग पढ़ रहे हैं, इसमें जो भी प्रोविजंस लिखा है लॉ से रिलेटेड, जितना भी प्रोविजन लिखा है वो कहां पे गवर्न होगा, वो सिर्फ और सिर्फ इंडिया में ही गवर्न होगा. जितना भी लॉ में प्रोविजन लिखा है इंडियन कॉन्ट्रैक्टेड का, जो भी प्रोविजन लिखा है इंडियन कॉन्ट्रैक्टेड में, इसमें जो भी चीज लिखा हुआ है उसका एप्लीकेबिलिटी सिर्फ और सिर्फ इंडिया में ही रहने वाले हैं. ठीक है. सेकंड पॉइंट बोलता है द एक्ट वाज पास्ड बाय ब्रिटिश इंडिया. ये जो इंडियन कॉन्ट्रैक्टेड है ना, ये ब्रिटिश इंडिया ने ही पास किया था. मतलब जो ब्रिटिश थे ना, उन्हीं लोग ने ये लॉ को पास किया था. ठीक है. एंड इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इंग्लिश कॉमन लॉ. क्योंकि ये जब एक्ट आया था 1872 में, तो आपको पता ही है कि उस टाइम हम लोग का जो इंडिया है वो आजाद नहीं था. ठीक है. उसमें हम लोग को इंडिपेंडेंस नहीं मिला. तो हम लोग को तो इंडिपेंडेंस मिला 1947 में ना. ओके, तो हम लोग को इंडिपेंडेंस मिला 1947 में. तो उससे पहले ही ये इंडियन कॉन्ट्रैक्टेड आ चुका था. ठीक है. केम इनटू फोर्स ऑन 1 सितंबर 1872 में आ गया था. ठीक है. 1 सितंबर 1872 में आ गया था. ओके, सो ये बहुत ही पहले, हम लोग आजादी के पहले ही आ गया था. तो इसलिए इसको ब्रिटिश जो लोग थे, ठीक है, तो उन लोग ने ही इसको इंडिया में एप्लीकेबल किया था. ठीक है. और ये किस पे बेस है, इंग्लिश कॉमन लॉ. तो हम पहला यहाँ पे बताते चलूंगा, पहले ये पैराग्राफ पूरा डिस्कस कर लेते हैं. दिस एक्ट इज एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर. जैसे कि आपको पता होगा कि जम्मू एंड कश्मीर जो है हम लोग का देश का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट रहा है. ठीक है, स्टार्टिंग से ही. सो पहले क्या होता था कि जम्मू एंड कश्मीर में इसको, जम्मू एंड कश्मीर को स्पेसिफिकली इस स्टेट को एक स्पेशल स्टेटस मिला हुआ था कि इन लोग खुद से भी कुछ कानून बना सकते थे, लॉ बना सकते थे. जो एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल था उसको अमेंड कर दिया गया कॉन्स्टिट्यूशन में. उसके बाद जैसे जम्मू एंड कश्मीर है वैसे ही अदर स्टेट है, तो अब एज ए नॉर्मल हो गया. तो जो भी लॉ कहीं भी एप्लीकेबल है अदर स्टेट में, तो वो लॉ अब जम्मू एंड कश्मीर पे भी एप्लीकेबल रहने वाले हैं. ठीक है. तो जो भी स्पेशल स्टेटस इसका मिला हुआ था जम्मू एंड कश्मीर को, उसको अमेंडमेंट कर दिया गया ताकि सबको इक्वालिटी हो. ठीक है. तो अब जो भी लॉ इंडिया में एप्लीकेबल है अदर स्टेट, कोई भी अदर स्टेट ले लीजिए, एमपी, यूपी, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, सो जहां पे भी एप्लीकेबल है तो वो अब जम्मू एंड कश्मीर पे भी एप्लीकेबल होगा. तो सारा इंडिया अब इक्वल हो गया. लॉ रेगुलेशन जो भी है हर जगह इक्वल एप्लीकेबल होगा. आगे बढ़ते हैं. दिस द एक्ट केम इनटू फोर्स फ्रॉम 1 सितंबर 1872. ये जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट है ये 1 सितंबर 1872 में एप्लीकेबल हुआ इंडिया में. एंड अप्लाइज टू ऑल कॉन्ट्रैक्ट इन इंडिया. जितना भी इंडिया में कॉन्ट्रैक्ट होता है सभी कॉन्ट्रैक्ट पे ये एप्लीकेबल होगा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है. तो इंडिया में ही सिर्फ एप्लीकेबल है, पहला ध्यान रखना है.
हम आपको इस पैराग्राफ से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट बताते चलते हैं और एमसीक्यूज क्या क्या बन सकते हैं इस पैराग्राफ से वो भी बताते चल रहा हूं। फर्स्ट क्वेश्चन तो आपसे ये पूछ सकता है एग्जामिनेशन में कि जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 72 वो किसने इंडिया में पास किया? तो आपको ध्यान में रखना है कि ब्रिटिश इंडिया ने पास किया, मतलब जो ब्रिटिश लोग थे जो कि पहले हम लोग का देश के ऊपर राज करते थे, तो ब्रिटिश लोग ने ही पहले इंडिया में इसको लागू किया था इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को। तो कौन लागू किया था, कौन पास किया था? ब्रिटिश किया था, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन क्या बन सकता है इस टॉपिक से कि ये जो इंडियन कॉन्ट्रैक्टेड है ना वो किसके ऊपर बेस्ड है, किसके ऊपर बेस्ड है? तो आपको ऑप्शन में दे देगा फ्रेंच फ्रेंच कॉमन लॉ, मतलब ऐसे ऐसे कर करके जर्मनी के, ऐसे ही करके फ्रेंच दे दिया आपको, इंग्लिश दे देगा, ठीक है, ब्रिटिश दे देगा, सो ऐसे ऐसे करके दे देगा आपको, पर ये बेस्ड है इंग्लिश कॉमन लॉ। एक चीज आप ध्यान में रखना है, तो जो बताना चाह रहा हूँ आप ध्यान में रखते जाना, वहां से क्वेश्चन बनता है। इस तरह से एमसीक्यूज आया है पीएसयू में, इसलिए मैं बताते चल रहा हूं क्योंकि मैंने बहुत सारे पेपर देखा है, मोर देन 40-40 पेपर्स ऊपर मैं देख चुका हूं, एनालिसिस करके मैं पढ़ा रहा हूं ताकि आपको जब आप पढ़ो मेरे साथ, जब मैं आपको पढ़ाऊं तो आपको ये भी पता चल सके कि हम आपको पढ़ाते के बाद आपको ये भी हम प्रिपरेशन करवा देंगे कि पेपर कैसा आता है और क्वेश्चन क्या बनता है और क्या आने का संभावना है, क्या आने का प्रोबेबिलिटी है। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो यहां पे ध्यान रखना है कि ब्रिटिश इंडिया ने पास किया कॉन्ट्रैक्टेड जो है वो बेस्ड है इंग्लिश कॉमन लॉ के ऊपर, ठीक है। ये एक्ट एप्लीकेबल है अभी सारे भारत देश पे एप्लीकेबल है, हम लोग का जितना भी भारत है सारे स्टेट के ऊपर इक्वली जो लॉ है वो एप्लीकेबल होता है। पहले जम्मू एंड कश्मीर को स्पेशल स्टेटस मिला था, पर लॉ अमेंड हो जाने के कारण कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंडमेंट कर दिया गया और ताकि फिर सारे स्टेट अब इक्वली है, ठीक है, तो सभी जगह पे इक्वली इंपॉर्टेंट है, ठीक है, लॉ हर जगह एप्लीकेबल होगा, ठीक है। द एक्ट केम इन टू फोर्स फ्रॉम, ये जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट है वो कब इंडिया में लागू हुआ, ठीक है, तब वो लागू हुआ 1 सितंबर 1872। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है। तो 3 इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ब्रिटिश इंडिया ने पास किया बेस्ड किस पे, इंग्लिश कॉमन लॉ पे, और इंडिया में कब पास हुआ, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 72, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 72 1 सितंबर 1872 में पास हुआ थे। 3 चीजें हैं जो कि आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, डेफिनेशन, डेफिनेशन से क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं यहाँ पे। प्रपोजल, पहला डेफिनेशन है प्रपोजल, ठीक है, इसको ऑफर भी बोलते हैं, ठीक है, ऑफर। इसका आप सेक्शन भी याद करते जाइए, सेक्शन भी पूछते हैं एग्जामिनेशन में, सेक्शन 2 क्लॉज ए, जो भी डेफिनेशन होता है उसका जो ब्रैकेट में जो लिखा रहता है उसको क्लॉज बोलते हैं, ठीक है, तो डेफिनेशन में इसको क्लॉज बोलते हैं। तो ऑफर, इसको प्रपोजल को ऑफर ही बोला जाता है एज पर सेक्शन 2 क्लॉज ए, ठीक है। when one person signify to another his willingness to do, ठीक है, जब एक पर्सन सिग्निफाई करता है अनदर पर्सन को his willingness to do और willingness to do और to abstain from doing, एक पर्सन दूसरे पर्सन को ऑफर देता है, एक पर्सन दूसरे पर्सन को ऑफर दे रहा है कुछ करने का या फिर ना करने का, ठीक है, कुछ करने का या फिर ना करने का, abstain from doing anything with a view to obtaining the assent of other person to such act or abstinence is said to make a proposal। मतलब कि एक पर्सन दूसरे पर्सन को ऑफर दे रहा है अपने, मतलब एक पर्सन दूसरे पर्सन को ऑफर दे रहा है कि तुम वो काम करो, ठीक है, तुम वो काम करो, एक ऑफर वो दिया कि वो काम करो, ठीक है, और वो ऑफर को एक्सेप्ट करता है, ठीक है, विद व्यू ऑफ सेंडिंग द एसेट, और उसका इच्छा होना चाहिए टू द अदर पर्सन, ठीक है, वो एक्ट करे, उसका इच्छा होगा तब जाकर वो एक्ट करेगा, ठीक है। तो एक पर्सन दूसरे पर्सन को ऑफर दिया ताकि दूसरे पर्सन वो ऑफर के हिसाब से वो एक्ट करे, ठीक है। और एक और क्या है कि आप नोट टू डू, ठीक है, यहां पे देखिए टू डू और abstain from doing, मतलब कि कुछ ना करने का पैसा देगा, कुछ ना करने का ऑफर दे रहा, कुछ ना करने का ऑफर दे रहा। दैट मींस कि आपको पता होगा, जैसे कि आप देखते होंगे कि कोई भी, आपको जनरल मैं एग्जांपल बता रहा हूं कि कोई भी एक काफी ज्यादा, मतलब एक किसी भी कोचिंग सेंटर का ही एग्जांपल लेते हैं, कोई भी एक बहुत बड़ा कोचिंग सेंटर है किसी भी एरिया में, बहुत ज्यादा चल चुका है, ठीक है,
उसमें कोई एक और टीचर जो पहले पढ़ा रहा था, ठीक है, उसका भी काफी नाम हो चुका है, ठीक है, कोई भी उसका भी काफी नाम हो चुका, पर वो चाहता है कि उसका ही नाम के थ्रू वहां पे स्टूडेंट्स एडमिशन ले रहे हैं। वो चाहता है कि वो खुद का उसका एक इंडिविजुअल हो, चाहता है कि वो अपना कोचिंग सेंटर स्टार्ट करे, पर जिसमें वो एग्जिस्टिंग जिसमें वो पढ़ा रहा था पहले से जो कोचिंग सेंटर जिस एरिया में, तो वो जो पहले से जिसमें पढ़ा रहा था, तो उसको उस टीचर को ऑफर देता है कि ये काम करो तुम यहाँ पे, वो अपना कोचिंग मत खोलो, ठीक है, तो वो उसको ऑफर दे रहा है ऑप्शन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग, मतलब मना कर रहा है तुम एक काम मत करो, मतलब यहाँ पे तुम कोचिंग मत खोलो, ताकि अगर वो खोलता है तो क्या होगा कि इससे हैम्पर उसका भी जो एग्जिस्टिंग कोचिंग क्लासेस है उसके ऊपर भी इंपैक्ट आ सकता है, ठीक है। तो यही बोल रहा है कि एक पर्सन दूसरे को ऑफर दे रहा है कुछ करने का, तो वैसे मतलब कुछ भी करने का, कि हाँ वो काम है ये काम है, तो कोई भी तो वो समझ आ रहा होगा। ऑब्स्टेन फ्रॉम डूइंग, कुछ ना करने का, ऑब्स्टेन मतलब नहीं करना है, ऑब्स्टेन मतलब मना कर रहा है, ठीक है, ऑब्स्टेन फ्रॉम डूइंग विद ए व्यू टू ऑब्टेनिंग द एसेंट, विद ए व्यू टू ऑब्टेनिंग एसेंट, एसेंट मतलब इच्छा, ठीक है, ऑफ अदर टू एक्ट टू सच एक्ट, अगर इच्छा हुआ तभी तो एक्ट करेगा उसके ऊपर, उस ऑफर के ऊपर। और ऑब्स्टेन मतलब कि उसको मना किया और वो नहीं किया, ठीक है, इज सेड टू ही इज सेड टू मेक ए प्रपोजल, तो इसको ऑफर या प्रपोजल बोला जाता है। एक बार फिर से आपको बताता हूं, एक ए है, ठीक है, एक ए है, एक बी है, ए ने बी को ऑफर दिया, ए ने बी को ऑफर दिया कि हमको सपोज दैट ए ने बी को ऑफर दिया, ए ने बी को ऑफर किया कि वो वॉच बेच रहा है, घड़ी बेच रहा है बी को 5,000 रुपीज में, ठीक है, ये ऑफर दे रहा है, ठीक है, तो बी उसके ऊपर विचार करेगा, ठीक है, उसके ऊपर विचार करेगा तभी वो अपना इच्छा जताएगा, फिर उसके ऊपर वो एक्ट करेगा, तो एक ऑफर हो गया, ठीक है, ये नॉर्मल था। एक और है कि ए ने बी को ऑफर किया, जो कि मैं एक और आपको एग्जांपल दिया था, ए ने बी को ऑफर किया था कि बी जो था इसके कोचिंग क्लासेस में पहले पढ़ाता था और ये बहुत फेमस हो गया, पढ़ाते पढ़ाते ये बहुत फेमस टीचर हो गया, तो ये चाहता है कि जब वो खुद फेमस हो गया तो इसके नाम पे ही जब लोग आ रहे हैं एडमिशन ले रहे हैं इसके कोचिंग क्लासेस में, तो वो ये किसी के अंडर में क्यों पढ़ाए, ऑब्वियस सी बात है, ह्यूमन मेंटेलिटी है, ठीक है। तो फिर एक चाहता है कि इसका खुद का खुद का एक स्टार्ट करने का इसका बिजनेस, ठीक है, मतलब कोचिंग क्लासेस, ओके। तो पर ए जो है इसको बी को बोलता है कि यह काम करो, तुम इस एरिया में मत खोलो, क्योंकि इस एरिया में अगर खोलते हो तो इसके भी कोचिंग के ऊपर सबसे ज्यादा इंपैक्ट आएगा। तो इसको ए है जो कि बी को ऑफर देता है कि काम करो, तुम यहाँ पे कोचिंग क्लासेस मत करो, ऑप्शन फ्रॉम मतलब जो तुम सोच रहे हो यहाँ पे मत करो, ठीक है, और ये उसके ऊपर विचार विमर्श करता, तो ये एक तरह से ऑफर हुआ, समझ के आगे आपका, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक्सेप्टेंस, इसके बाद आता है एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस करता है या नहीं करता है, ये सब चीजें हैं, ठीक है। तो एक्सेप्टेंस का जो आपका जो यहाँ पे डेफिनेशन है वो सेक्शन 2 क्लॉज बी में लिखा हुआ है। ये देखिए क्या बोलता है, व्हेन द पर्सन टू हुम द प्रपोजल इज मेड सिग्निफाई हिज एसेंट देयरटू, द प्रपोजल इज सेड टू बी एक्सेप्टेड, ठीक है। जब एक पर्सन है दूसरे को, जब एक पर्सन है जैसे कि ए था, ठीक है, ए था जो कि बी को ऑफर दिया, ठीक है, तो बी को अगर लगेगा कि हाँ एक ऑफर इसके लिए सही है तो ये ऑफर एक्सेप्ट करेगा, अगर इसको सही नहीं लगेगा तो ऑफर को क्यों एक्सेप्ट करेगा, समझ बात को। तो अगर बी को लगा कि एक ऑफर इसके लिए सही है तो एक्सेप्ट करेगा, अगर नहीं अच्छा लगा तो नहीं एक्सेप्ट करेगा, अगर अच्छा लगा तो एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। तो ये बोलता है व्हेन द पर्सन टू हुम द प्रपोजल इज मेड सिग्निफाई एसेंट देयरटू द प्रपोजल इज सेड टू बी एक्सेप्टेड, ठीक है, अच्छा लगा तो एक्सेप्ट कर लेगा, ठीक है। ए प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड, जब एक ऑफर दिया, ऑफर मतलब प्रपोजल, जब ऑफर दिया, एक प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम ए प्रॉमिस, जब एक प्रपोजल दे दिया तो उसको प्रॉमिस बोला जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, पर्सन मेकिंग द प्रपोजल इज कॉल्ड प्रोमाइजर, जब एक पर्सन प्रपोजल देता है, ऑफर देता है तो उसको प्रोमाइजर बोला जाता है, एंड द पर्सन एक्सेप्टिंग द प्रपोजल इज कॉल्ड प्रोमाइसी, जब जैसे देखिए एक पर्सन मेकिंग द प्रपोजल इज कॉल्ड प्रोमाइजर, मतलब इस हम एग्जांपल में लेते हैं तो ए जो है वो प्रोमाइजर है, ठीक है, ए जो है वो प्रोमाइजर है और बी जो है जो प्रोमाइजी है, ठीक है, एंड द पर्सन एक्सेप्टिंग द प्रपोजल इज कॉल्ड प्रोमाइजी, तो बी है जो प्रोमाइजी है, समझ बात को। तो आपको समझ आ गया कि ऑफर क्या होता है और ऑफर क्या होता है और एक्सेप्टेंस क्या होता है। तो आपको ध्यान में क्या रखना है, ऑफर का डेफिनेशन के साथ साथ सेक्शन 2 क्लॉज है, ऑफर या फिर प्रपोजल इसको बोल सकते हो, एक्सेप्टेंस को सेक्शन 2 क्लॉज भी डेफिनेशन है। आगे बढ़ते हैं, अग्रीमेंट क्या होता है, अग्रीमेंट एज पर सेक्शन 2 क्लॉज ही बोलता है कि एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग द कंसीडरेशन फॉर ईच अदर इज एन अग्रीमेंट,
ठीक है। तो एवरी प्रोमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिस, कुछ भी अगर आप प्रोमिस कर रहे हो, ठीक है, एवरी प्रोमिस, कुछ भी प्रोमिस कर रहे हो, चाहे ये प्रोमिस कर रहे हो या फिर एवरी सेट ऑफ प्रोमिस कर रहे हो, और उसके लिए आप कंसिडरेशन ले रहे हो, ठीक है, इसके लिए आप कंसिडरेशन ले रहे हो। मैं आपको समझाता हूं। जैसे आपने एक ऑफर दिया कि हाँ, ए को, ए ऑफर दिया बी को कि ए ऑफर दिया बी को कि ए है जो घर ही बेचेगा बी को, ठीक है। तो बी को लगा कि हाँ, उसको खरीदना चाहिए या ना खरीदना चाहिए, एक अमाउंट वो बता देगा। सपोज दैट 5000 में ए बोलता है बी को कि वो घर ही बेचना चाहता है, ठीक है। तो ए बेच रहा है घर ही कितना में, 5000 में, ठीक है, 5000 में, ठीक है। तो ये ऑफर हुआ, ठीक है। इसके साथ साथ अगर कंसिडरेशन आ जा रहा है, ठीक है, इसके साथ साथ अगर कंसिडरेशन आ गया कि कितना बेच रहा है, अमाउंट भी मेंशन है 5000, ठीक है। तो ऑफर भी है और कंसिडरेशन भी है, तो ये जाकर के अग्रीमेंट बन जाता है। एवरी प्रोमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिस कर रहा है क्या, घर ही बेचेगा, और एवरी सेट ऑफ प्रोमिस मतलब 5000 में बेचेगा, और कब डिलीवर करेगा, सब कुछ डेट वगैरह बता दिया है कि कब, सब कुछ, ठीक है। कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज एन एग्रीमेंट, ये एग्रीमेंट हो गया, ठीक है। दोनों के बीच में बातचीत हुआ, ठीक है। ऑफर दिया कि हाँ इतना बेचेगा, घर ही है, कोई भी चीज मेंशन होना चाहिए कि बेच क्या रहा है और उसका प्राइस क्या है, ठीक है, सब चीज होना चाहिए। सिंपल बात किया जाए तो अग्रीमेंट का यहाँ पे देखिए मैं लिख भी दिया आप लोग के लिए, अग्रीमेंट इजकल टू ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस, ठीक है। ऑफर दिए, ठीक है, और वो सामने वाला पर्सन है जो एक्सेप्ट करेगा, ठीक है, तो वो हो जाएगा अग्रीमेंट, ठीक है। ऑफर प्लस, देखिए ऑफर प्लस कंसीडरेशन रहेगा तभी तो जाकर के सामने वाला को पता चलेगा, वो एक्सेप्ट करेगा। तो अग्रीमेंट का जो होता है उसके उसको मतलब पूरा होता है कि उसका पूरा डेफिनेशन का बात किया जाए तो अग्रीमेंट इज इक्वल टू ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस, ठीक है। तो इस तरह का एमसीक्यू बस बन सकता है आपके एग्जामिनेशन में कि अग्रीमेंट क्या बोला जाता है। तो अग्रीमेंट इजकल टू ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस, तो कभी कभी एग्जामिनेशन में ऐसे पूछ देगा अग्रीमेंट इजकल टू ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस, अग्रीमेंट इजकल टू ऑफर प्लस प्रोमिस, ऐसे कर करके बहुत सारे ऑप्शन दे देगा। तो आपको ध्यान रखना अग्रीमेंट इजकल टू ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, वॉइड एग्रीमेंट। हाँ, अग्रीमेंट का ध्यान रखिएगा, सेक्शन 2 क्लॉज ई है इसका सेक्शन। वॉइड एग्रीमेंट क्या होता है? वॉइड एग्रीमेंट एज पर सेक्शन 2 क्लॉज ई, an agreement not enforceable by law, an agreement not enforceable by law is called void। कोई एक एग्रीमेंट है जो कि इन्फोर्सेबल नहीं है, ठीक है, an agreement not enforceable by law is called void। कोई एक एग्रीमेंट है वो इन्फोर्सेबल नहीं है, इसको void बोला जाता है। दैट मींस कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट अगर आप करते हो माइनर के साथ तो वो void होता है, क्योंकि पहले ही पता है कि उसके साथ अगर आप कॉन्ट्रैक्ट करते हो तो लॉ क्या प्रोविजन पहले ही लिखा हुआ है कि वो void होगा, ठीक है। एन एग्रीमेंट नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज सेड टू बी void, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, कॉन्ट्रैक्ट का जो डेफिनेशन है सेक्शन 2 क्लॉज एच में लिखा है, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्ट का डेफिनेशन देखिए यहाँ पे क्या बोलता है, एन एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो अग्रीमेंट जैसा देख सकते हो, कॉन्ट्रैक्ट इजकल टू अग्रीमेंट प्लस इन्फोर्सिबिलिटी। अग्रीमेंट क्या था कि कोई भी अगर आप प्रोमिस कर रहे हो, एवरी प्रोमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस, एवरी प्रोमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस इज सेड टू बी अग्रीमेंट। कुछ भी अगर आप प्रोमिस कर रहे हो उसके साथ साथ प्रोमिस के साथ उसमें कंसिडरेशन भी इन्वॉल्व होना चाहिए, मतलब कि ऑफर दे रहे हो सामने वाले पार्टी को, अरे बोल रहे हो कितना में वो ऑफर दे रहे हो उसका अमाउंट भी होना चाहिए, बता देना चाहिए, ठीक है। और सामने वाला एक्सेप्ट भी कर लिया, ठीक है। तो वहां तक जाकर के आपका जो अग्रीमेंट है वो कंप्लीट हो जाता है। और उसके बाद इन्फोर्सिबिलिटी दैट मींस की इन्फोर्सेबल होना चाहिए। दैट मींस की अगर आप घर ही बेच रहे हो, ठीक है, सपोज दैट अगर आप घर ही बेच रहे हो 5000 में, तो आप बेच रहे हो ना, वो सब कुछ एक रिटर्न या फिर ओरली अगर कर रहे हो तो ओरली भी या फिर रिटर्न, वो सब कुछ सही होना चाहिए। ऐसा कुछ वैग नहीं चलेगा यहाँ पे, ठीक है, सब कुछ सही होना चाहिए। इन्फोर्सिबिलिटी दैट मींस कोई होता है कि सब कुछ सही होना चाहिए, कि अगर कोई भी एक डिफॉल्ट करता है तो सामने वाला स्यू कर सकता है, ठीक है। तो वही होता है, कॉन्ट्रैक्ट का डेफिनेशन हो गया। आगे बढ़ते हैं, पॉइंट नंबर 6 है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट का डेफिनेशन। एन एग्रीमेंट विच इज इन्फोर्सेबल, एन एग्रीमेंट विच इज इन्फोर्सेबल बाय लॉ, an agreement which is enforceable by law at the option of one or more of the party thereto, but not at the option of other or others। मैं आपको समझाता हूं इसमें क्या है। जैसे देखिए, दो पर्सन के बीच में अग्रीमेंट हुआ, ठीक है, दो पर्सन के बीच में अग्रीमेंट हुआ, कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ठीक है। जैसे मैं आपको एग्जांपल यहां पे दे रहा हूं, कुछ ऐसा है जो कि वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट होता है। कॉन्सन जो कि सेक्शन 15 है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, एंड इन्फ्लुएंस। कॉन्सन दैट मींस कि कोई भी गन पॉइंट रख करके सामने वाला से कॉन्ट्रैक्ट करवा लेता है कि देखो तुम ये नहीं करोगे, तो गन पॉइंट रख करके उसको डरा धमका करके वो काम करवा लेता है, तो कॉन्सन।
तो इंसान उसमें क्या होता है कि बचने के चक्कर में कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कर देता है, ठीक है, तो वो हो जाएगा कॉन्सेंट के अंदर। तो उसमें उसका इच्छा ना होते हुए भी, कॉन्ट्रैक्ट में इन्वॉल्व हो जाता है, तो होता है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। एक वो कंडीशन हो गया। एक और हम अंडर इन्फ्लुएंस का बात करते हैं। अंडर इन्फ्लुएंस जैसे बता रहा हूं, आप कभी भी जब आप छोटे होंगे तब आप अपने स्कूल में पढ़ते होंगे, तो उस टाइम क्या होता था कि जो भी आप टीचर से क्लास में पढ़ते थे, ठीक है, तो वो टीचर आपको अंडर इन्फ्लुएंस करते थे कि आप उनके कोचिंग में पढ़िए, ताकि वो आपको थोड़ा ज्यादा मार्क्स, मतलब होता है ना, जनरली इंडियन कल्चर ऐसा ही है, ठीक है आपका। तो आपके अगर कुछ आपके स्कूल में अगर आपके जो टीचर है अगर वो ऐसे किए होंगे, ठीक है, तो वो आपके ऊपर अंडर इन्फ्लुएंस कर रहे थे, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उनका जो दबाव है, ठीक है, तो आप झेलना चाहते हो नहीं। अगर आप दबाव झेल लेते हो तो आप मत जाओ, आपके ऊपर ऑप्शन है, आप जाना चाहते हो या नहीं जाना चाहते हो, ठीक है। मतलब कि आप ऑफर को एक्सेप्ट करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो, आप वो कॉन्ट्रैक्ट में जाना चाहते हो या नहीं जाना चाहते हो, ठीक है। तो ये ऑप्शन होता है, वही बोलता है यहाँ पे, देखिए क्या बोलता है। एन एग्रीमेंट विच इज इन्फोर्सेबल बाय लॉ, एन एग्रीमेंट विच इज इन्फोर्सेबल बाय लॉ एट द ऑप्शन, इन्फोर्सेबल है लॉ में, ठीक है, इन्फोर्सेबल है लॉ में, पर इसमें ऑप्शन है पार्टी के पास, ठीक है। एन एग्रीमेंट विच इज इन्फोर्सेबल बाय लॉ एट द ऑप्शन ऑफ वन और मोर ऑफ द पार्टी, यहाँ पे ऑप्शन है एक या एक से ज्यादा पार्टी को, ठीक है। देयर आर टू बट नॉट एट द ऑप्शन ऑफ अदर, मतलब आपके पास ऑप्शन है कि वो आप कॉन्ट्रैक्ट में जाना चाहते हो या नहीं जाना चाहते हो, ठीक है। तो ये हो गया वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, समझ में आ गया होगा आपको। आगे बढ़ते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे बोला जाता है इज एवरी एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट, इज एवरी एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट, नहीं। एवरी एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट कैसे हो सकता है? अग्रीमेंट के साथ साथ इन्फोर्सेबिलिटी भी होना चाहिए, डेट मीन्स की लीगल ऑब्लिगेशन होना चाहिए, ठीक है। एग्रीमेंट के साथ साथ लीगल ऑब्लिगेशन होना चाहिए, तभी जाकर कॉन्ट्रैक्ट बनता है, ठीक है। नो, एवरी एग्रीमेंट इज नॉट ए कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। एन एग्रीमेंट टू बिकम ए कॉन्ट्रैक्ट मस्ट गिव लीगल ऑब्लिगेशन, मीन्स लीगल ड्यूटी होना चाहिए, ठीक है, तभी जाकर के एग्रीमेंट है जो कि कॉन्ट्रैक्ट बनता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। an agreement can be social obligation और लीगल ऑब्लिगेशन। अगर अग्रीमेंट के साथ साथ अगर लीगल ऑब्लिगेशन जुड़ जाता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। अगर अग्रीमेंट के साथ साथ अगर सोशल ऑब्लिगेशन जुड़ जाता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता है, ठीक है। तो अगर लीगल ऑब्लिगेशन जुड़ता है तो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। एंड अग्रीमेंट गिविंग राइज टू लीगल ऑब्लिगेशन इज ए कॉन्ट्रैक्ट, तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट के अंदर वो शामिल हो जाएगा, मतलब इंडियन कॉन्ट्रैक्टर के पार्ट में आ जाएगा, लीगल ऑब्लिगेशन हो जाएगा। तो अगर सोशल ऑब्लिगेशन है तो इंडियन कॉन्ट्रैक्टर का जो भी प्रोविजन है इसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा, ठीक है। एन एग्रीमेंट गिविंग राइज टू सोशल ऑब्लिगेशन इज नॉट ए कॉन्ट्रैक्ट। अगर आप सोशल ऑब्लिगेशन करते हो तो वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर नहीं जाएगा, मतलब कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का जो भी प्रोविजन है वो सोशल ऑब्लिगेशन आप करते हो, अगर कोई डिफॉल्ट करता है तो उसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा, ठीक है। नॉट कवर अंडर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट 72। आगे बढ़ते हैं। एक एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है आप लोगों के लिए, देख सकते हो। एन एग्रीमेंट बिटवीन टू पर्सन, एन एग्रीमेंट बिटवीन टू पर्सन टू गो टुगेदर टू द सिनेमा हॉल जाने के लिए आप दो पर्सन ने कॉन्ट्रैक्ट किया, ठीक है, मतलब अग्रीमेंट किया, एन एग्रीमेंट किया कि एन एग्रीमेंट बिटवीन टू पर्सन टू गो टुगेदर टू ए सिनेमा और फॉर ए वॉक, ठीक है, और फॉर ए डिनर इज एन एग्रीमेंट ऑफ सोशल नेचर नॉट कवर्ड अंडर इन कॉन्ट्रैक्ट। अगर आप देखिए बता रहा हूं, कोई भी दो पर्सन है, बीच में दोनों ने एग्रीमेंट किया कि दोनों मिलकर के सिनेमा हॉल में सिनेमा देखने जाएगा, ठीक है, मूवी देखने जाएगा। एक ने गया दूसरा नहीं गया, ठीक है, तो पर दूसरा नहीं गया तो मतलब कि जो पहले गया वो वेट करता रह गया कि दूसरा आएगा, पर गया नहीं, ठीक है। तो क्या जो पहले गया उसके लिए वेट किया, तो क्या पहले वाला पर्सन क्या दूसरा पर्सन के लिए दूसरा पर्सन को क्या सू कर सकता है? नहीं कर सकता, क्योंकि इसके ऊपर लीगल ऑब्लिगेशन नहीं था, ठीक है। इसी तरह से डिनर, आप किसी को डिनर के लिए बुलाए, ठीक है, आप किसी को डिनर के लिए बुलाए, वो डिनर पे आ भी गया, ठीक है, और जब वो डिनर पे आ गया तो आप जो आप क्या बोलता है कि बोले थे कि आप ये पार्टी दोगे वो पार्टी दोगे, जितना भी चीजें था आपने वो पार्टी नहीं दिया, सिर्फ आप जो नॉर्मल जो आपका फूड था, नॉर्मल जो खाना था वो नॉर्मल खाना खिला दिया और बोले कि ठीक है जाओ।
तो क्या वो सामने वाला पर्सन जो आया इतना सोच करके ये खाने को मिलेगा, वो खाने को मिलेगा, ये खाने, पर आपने वो खिलाया नहीं जो कि आपने वादा किया था पहले, तो क्या दूसरे जो पर्सन आपके घर पे आया कि सोच के आया था कि ये मिलेगा वो मिलेगा, पर आपने दिया नहीं जो कि आपने पहले उसको बोल चुका था, पर उसी सोच को वो लेकर के आया था क्या, तो फिर क्या जो पर्सन आया उतना दूर से आपके घर पे तक क्या वो आपके ऊपर सू कर सकता है कि ये बोला था ये खिलाएगा वो खिलाएगा, डिनर भी बुलाया पर खिलाया नहीं, तो नहीं। सोशल ऑब्लिगेशन के ऊपर कोई भी लीगल ऑब्लिगेशन नहीं आता है, ठीक है। लीगल ऑब्लिगेशन है डेट मींस के ऊपर कोई केस नहीं हो सकता है, ठीक है, कोई सू नहीं कर सकता है, सोशल नेचर से रिलेटेड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, डोमेस्टिक एग्रीमेंट बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ इज आल्सो नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट। कभी हस्बैंड वाइफ के बीच में जो भी एग्रीमेंट होता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाता है, लीगल ऑब्लिगेशन नहीं होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एवरी कॉन्ट्रैक्ट इज एन अग्रीमेंट। जितना भी कॉन्ट्रैक्ट है ना, एवरी कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट बट एवरी एग्रीमेंट इज नॉट ए कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। मैं आपको देखिए नॉर्मल लेके मैं आपको बनाता हूं, यहाँ पे आपको बेहतर समझ आएगा। यहाँ पे मैं बता रहा हूं, जैसे आप देखो, ये जो है वो अग्रीमेंट है, ठीक है। तो अग्रीमेंट बड़ा है, ठीक है, अग्रीमेंट का अगर साइज देखा जाए तो अग्रीमेंट का साइज बड़ा होगा, ठीक है, और जो कॉन्ट्रैक्ट है इसका साइज छोटा होगा, क्योंकि अग्रीमेंट तो बड़ा है ना, पर जिसके साथ लीगल ऑब्लिगेशन है, लीगल ऑब्लिगेशन इंफोर्सिबिलिटी है, तो ही जाकर कॉन्ट्रैक्ट है। मतलब कि अग्रीमेंट जो है वो बड़ा होगा और कॉन्ट्रैक्ट है जो कि छोटा होगा। अग्रीमेंट तो किसी के साथ भी किया जा सकता है, पर क्या कॉन्ट्रैक्ट सभी के साथ किया जा सकता है? नहीं। तो वही चीजें यहाँ पे आप देख भी सकते हो, यहाँ पे लिखा भी है डिफरेंस में, स्कोप, जो इसका स्कोप है अग्रीमेंट का वो है बड़ा, और कॉन्ट्रैक्ट का जो स्कोप है वो है नैरो। तो यहाँ पे वही चीज को है यहाँ पे ग्राफिकली आपको दर्शा दिया ताकि आपको इजीली अंडरस्टैंड हो सके। तो अग्रीमेंट जो है वो बड़ा है, ठीक है, अग्रीमेंट जो है वो बड़ा है, और कॉन्ट्रैक्ट जो है वो छोटा है, क्योंकि कुछ ही अग्रीमेंट के साथ इन्फोर्सेबिलिटी आएगा ना, कुछ ही अग्रीमेंट के साथ इन्फोर्सेबिलिटी आएगा ना, तो वही इन्फोर्सेबिलिटी जिस अग्रीमेंट के साथ आएगा वही जाके कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। समझे? तो समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, बेसिस फॉर कंपैरिजन अग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट के बीच में। अग्रीमेंट जो कि आपको बोला था कि एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर, दैट मींस कि एक पर्सन दूसरे पर्सन को ऑफर दिया, ऑफर को एक्सेप्ट किया, ठीक है, वो उसमें कंसिडरेशन भी था, वो अग्रीमेंट हो गया। वेन ए प्रपोजल, वेन ए प्रपोजल इज एक्सेप्टेड, वेन ए प्रपोजल, एक पर्सन दूसरे पर्सन को प्रपोजल दिया, मतलब ऑफर दिया, वेन ए प्रपोजल इज एक्सेप्टेड बाय द पर्सन टू हुम इट इज मेड विथ रिक्विजिट कंसिडरेशन इज अग्रीमेंट। जब मैं आपको बताया कि एक पर्सन ने दूसरे पर्सन को ऑफर दिया मतलब कि प्रपोजल दिया, ऑफर और प्रपोजल सिनोनिम्स है। एक पर्सन ने दूसरे पर्सन को ऑफर दिया और उसके साथ साथ ऑफर दिया, वो भी बोला कि कितना उसमें कंसिडरेशन होगा, ठीक है, सामने वाला पर्सन ने उस ऑफर को वो एक्सेप्ट कर लिया, तो जाकर के वो अग्रीमेंट बन जाता है। पर कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? वेन एन एग्रीमेंट इज इनफोर्सेबल, वेन एन एग्रीमेंट, वो अग्रीमेंट था वो इनफोर्सेबल था, ठीक है, इनफोर्सेबल हुआ, मतलब कि इनफोर्सेबल बाय लॉ है, ठीक है। जैसे कि ए ने बी को ऑफर दिया, ए ने बी को ऑफर दिया कि वो अपना घड़ी को 5,000 में बेचेगा, ठीक है, तो किसी ने भी अगर डिफॉल्ट कर दिया तो जो सामने वाला पार्टी है वो उसके ऊपर सू कर सकता है, क्योंकि वो इनफोर्सेबिलिटी बाय लॉ उसके ऊपर एप्लीकेबल हो जाता है, ठीक है। सो इट बिकम ए कॉन्ट्रैक्ट। आगे बढ़ते हैं, एलिमेंट की बात की जाए तो यहाँ पे ऑफर एंड एक्सेप्टेंस है, जो ऑफर है, ऑफर दिया और एक्सेप्टेंस किया, ठीक है, ऑफर दिया एक्सेप्टेंस किया तो जाकर के एग्रीमेंट बन गया, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट में क्या है कि एग्रीमेंट के साथ साथ इन्फोर्सिबिलिटी भी होना चाहिए तभी कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। डेफिनेशन का बात किया जाए यहाँ पे एग्रीमेंट का तो सेक्शन 2 क्लॉज ई है, इसका डेफिनेशन है सेक्शन 2 क्लॉज एच। ये हम यहाँ पे डिफरेंस डिस्कस कर रहे हैं इन राइटिंग। यहाँ पे जरूरी नहीं है कि एग्रीमेंट को आप राइटिंग में लिखित में होना चाहिए, पर जो कॉन्ट्रैक्ट है नॉर्मली रिटन होता है और रजिस्टर्ड होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, लीगल ऑब्लिगेशन डज नॉट क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन। लीगल ऑब्लिगेशन जब हो जाता है तभी तो जाकर के कॉन्ट्रैक्ट बनता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, वन इन अदर एवरी एग्रीमेंट नीड नॉट बी ए कॉन्ट्रैक्ट। एवरी एग्रीमेंट, जितना भी एग्रीमेंट है, एवरी एग्रीमेंट नीड नॉट बी ए कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। ऑल कॉन्ट्रैक्टर एग्रीमेंट, जितना भी एग्रीमेंट है जरूरी नहीं है कि वो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा ही, पर जितना भी कॉन्ट्रैक्ट है वो एग्रीमेंट तो है ही। देखिए जितना भी कॉन्ट्रैक्ट है
ये निकलेगा भी तो अग्रीमेंट के अंदर रहेगा ना, ये निकलेगा भी कॉन्ट्रैक्ट तो अग्रीमेंट के अंदर रहेगा ना, इस देख सकते हो, ठीक है। पर ये अग्रीमेंट के अंदर कोई है तो क्या अग्रीमेंट के बाहर निकलेगा, तो क्या अग्रीमेंट के बाहर चल जाएगा ना, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर थोड़ा ना आएगा, समझ बात को, तो वही बात बोलता है। आगे बढ़ते हैं, यहां तक कवर हो गया होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एक चैप्टर जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन में, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस लगता है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। इसेंशियल एलिमेंट ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, इसका जो सेक्शन है सेक्शन 10 है, ठीक है, इसका सेक्शन है सेक्शन 10, इसेंशियल एलिमेंट ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन 10। सेक्शन 10 में जो भी प्रोविजंस लिखा हुआ है सो सारा चीज को फॉलो करेगा, तभी जाकर के एक जो कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है, वो वैलिड माना जाएगा। इसेंशियल एलिमेंट ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, इसमें कि एग्रीमेंट होना चाहिए, एग्रीमेंट होना चाहिए, दैट मींस की ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस होना चाहिए, फ्री कंसेंट होना चाहिए, दैट मींस कि ये नहीं हो कि किसी को डरा के धमका के ये बोल के वो बोल के मतलब आप धमका करके वो उसको आप कॉन्ट्रैक्ट करवा लो, ठीक है। फ्री कंसेंट होना चाहिए, दैट मींस कोई भी उसमें इंडिफरेंस नहीं होना चाहिए, कोई भी कंसर्न नहीं होना चाहिए, ठीक है। कंपिटेंसी ऑफ द पार्टी, दैट मींस कि सभी जो पार्टी कॉन्ट्रैक्ट में शामिल है वो कंपिटेंट होना चाहिए, दैट मींस कि वो मेजर होना चाहिए, 18 साल से ऊपर का होना चाहिए, कंपिटेंट होना चाहिए, साउंड माइंड का होना चाहिए, सोच समझ आना चाहिए उसको, ठीक है, जो भी कॉन्ट्रैक्ट में शामिल हो रहा है। लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए, लॉफुल कंसिडरेशन जो भी कंसिडरेशन है वो लॉफुल होना चाहिए। लीगल ऑब्जेक्ट, जो भी चीजें का आप वहां पे कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो वो लीगल ऑब्जेक्ट होना चाहिए। नोट एक्सप्रेसिवली डिक्लेयर टू बी वॉइड, कुछ जो कॉन्ट्रैक्ट आप कर रहे हो, जो कॉन्ट्रैक्ट आप कर रहे हो उसमें आपको यह ध्यान देना चाहिए कि क्या उस जितना भी चीजें उसमें है कोई भी चीज वॉइड तो नहीं है ना, किसी भी चीज कोई भी उसमें, जैसे प्रोविजन बता रहा हूं, जैसे कि आप कॉन्ट्रैक्ट किए, ठीक है, जैसे कि आप कॉन्ट्रैक्ट किए तो उसमें ऑब्वियस बात है दो पार्टी, दो तीन चार पांच कितना भी हो सकता है कॉन्ट्रैक्ट में, ठीक है, मिनिमम दो पार्टी तो होना ही चाहिए, मिनिमम दो पार्टी तो होना ही चाहिए, ठीक है। तो जो अब दो पार्टी है उसके साथ साथ उसमें क्या होना चाहिए, कंसिडरेशन होना चाहिए, कंसिडरेशन होना चाहिए, और जो सामने वाला पार्टी है जो कम से कम मेजर होना चाहिए, सॉर्मर होना चाहिए, तो सब चीज सही है ना, सब चीज सही है तो कॉन्ट्रैक्ट होगा। दैट मींस कोई बोल रहा है कि नोट स्पेशली डिक्लेरेटिव, कोई भी चीज वॉइड नहीं होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नोट गिवन अंडर सेक्शन 10 बट स्टिल आर इसेंशियल वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, ये सेक्शन 10 में नहीं लिखा है पर इसको भी मानना पड़ेगा आपको, इसको मानना पड़ेगा तभी जाकर के वैलिड माना जाएगा आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। नॉट गिवन अंडर सेक्शन 10 बट स्टिल आर इसेंशियल ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, जैसे कि दो पार्टी होना चाहिए मिनिमम, एक अकेले तो आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं करोगे ना, एनेक में जाकर के मिरर के सामने जाकर खड़ा हो जाओगे और खुद को बोलोगे हमें पेन बेचते, हमें पेन बेचते, अरे तुम खुद को बोलोगे थोड़े ना, सामने वाला तुम ही हो, तुम ही अपने बेच के अपना ही पेन बेचोगे, तुम ही खरीदोगे थोड़े ना, तुम दूसरे पर्सन को बेच सकते हो ना, इसलिए कम से कम बोलता है कि मिनिमम टू पार्टी होना चाहिए, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, कम से कम जो आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो उसके ऊपर जो लीगल रिलेशन, दैट मींस कि कोई एक पेन बेच रहा है, ठीक है, तो इंटेंशन सही होना चाहिए, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, लीगल फॉर्मेलिटी होना चाहिए, सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग दैट मींस कि क्या बोलता है कि कोई अगर बोलता है, एग्जांपल मैं बता रहा हूं कि चांद तारे टोक के ले आऊंगा, अरे चांद तारे तो थोड़े ना टोक के ला सकते हो, बोलने का बात होता है, ठीक है। सर्टेनिटी दैट मींस कि कोई भी चीज के बारे में अगर आप डिस्कशंस कर रहे हो, कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, तो वो लीगल ऑब्जेक्ट होना चाहिए, वो एग्जिस्टेंस करना चाहिए, कोई भी घड़ी बेच रहा है, पेन बेच रहा है, मोटर बाइक बेच रहा है, ठीक है, कार बेच रहा है, तो ये सब चीजों का एग्जिस्टेंस होना चाहिए, ठीक है, सर्टेनिटी होना चाहिए, कुछ वायगु कुछ भी नहीं बोल सकते हो, ठीक है, बारिश करा दूंगा, ये करा दूंगा, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। सो पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, अब परफॉर्मेंस पॉसिबिलिटी हो सके, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, मिनिमम दो पार्टी होना चाहिए, देयर शुड बी एटलीस्ट टू पार्टी फॉर ए कॉन्ट्रैक्ट, मिनिमम दो पार्टी तो होना ही चाहिए कॉन्ट्रैक्ट में। ऑफर, देयर शैल बी एन ऑफर और प्रपोजल बाय वन पार्टी, देयर शैल बी एन ऑफर और प्रपोजल बाय वन पार्टी, एक पार्टी तो कम से कम ऑफर देगा ना, कम से कम एक पार्टी दूसरी पार्टी को ऑफर देगा, ठीक है, देयर शैल बी ऑफर और प्रपोजल बाय वन पार्टी, एक पार्टी दूसरे पार्टी को ऑफर देगा और सामने वाला पार्टी को ऑफर सही लगेगा तो ऑफर को एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। ऑफर मेड should be accepted by the other party, okay। आगे बढ़ते हैं, lawful consideration, the agreement shall be supported by lawful consideration होना चाहिए, ठीक है, lawful consideration होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, lawful object होना चाहिए, the object and consideration of the contract shall be legal सब कुछ है जो कि लीगली होना चाहिए, lawful object होना चाहिए, ठीक है। competent या फिर कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, कंपिटेंट या कैपेसिटी, दैट मींस कोई मेजर होना चाहिए, मतलब जिसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, द पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट शैल बी कंपिटेंट टू द कॉन्ट्रैक्ट, फॉर ए पर्सन टू बिकम ए कंपिटेंट टू द कॉन्ट्रैक्ट सच पर्सन टू बी मेजर 18 प्लस होना चाहिए, ठीक है, सच पर्सन शुड बी ऑफ
साउंड माइंड होना चाहिए, दैट मींस उसको समझ में आना चाहिए कि वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, किस चीज के बारे में कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, कितना वो कंसिडरेशन देने वाला है अगर वो कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो ये सारा चीजें उसको ध्यान में रखना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं, सच पर्सन शुड नॉट बी डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। सच पर्सन शुड नॉट बी डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। कोई ऐसा तो नहीं है ना कि वो डिस्क्वालिफाइड है लॉ में, लॉ मतलब डिस्क्वालिफाइड है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं पॉइंट 7, फ्री कंसेंट। फ्री कंसेंट होना चाहिए। देयर देयर shall be free consent between the party to the contract. Contract is said to be free when the following elements are absent. ये सारे चीजें absent होगा तभी जाकर के जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वैलिड माना जाएगा। क्या बोलता है? There shall be free consent between the party to the contract. फ्री कंसेंट होना चाहिए, फ्री कंसेंट होना चाहिए। दैट मींस वो फ्री अपने अपने मन मुताबिक वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, किसी का भी दबाव नहीं है उसके ऊपर कि तुम कॉन्ट्रैक्ट करो, ठीक है। वो अपने मन मर्जी से कर रहा है। Consent is said to be free. Consent is said to be free. Consent is said to be free when the following element are absent. ठीक है, consent is said to be free when the following element are absent. ये absent होना चाहिए। That means कि ये सब चीजें उसके ऊपर, कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर नहीं होना चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर क्या नहीं होना चाहिए? भारी नहीं पड़ना चाहिए। मतलब कि कोई भी पर्सन दूसरे को कॉन्सन नहीं करे। कॉन्सन मतलब क्या होता है कि डरा के धमका के कॉन्ट्रैक्ट ना करवाए। अंडर इन्फ्लुएंस क्या होता है कि मतलब वही कि आपको बोल सकते हो सोशल इन्फ्लुएंस करवा करके, कि मैं तो एग्जांपल दिया था आपको, एक टीचर स्टूडेंट्स जो होता है, आपके घर में भी हो सकता है इन्फ्लुएंस कि देखो तुम ये करोगे तो ये हो जाएगा, तुम ये करोगे तो ये हो जाएगा। तो आपके पेरेंट्स भी आपको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है, आप समझ सकते हो। ठीक है, फ्रॉड, फ्रॉड जो है वो भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। सेक्शन 17 इसका सेक्शन है, ठीक है। इससे जो सारे चीजें हैं ना हम आगे जाकर के डिस्कस करेंगे। जैसे जो फ्रॉड जो होता है वो होता है कि इंटेंशनली आप किसी भी चीज को आप रिसीव कर रहे हो, इंटेंशनली आपका सोच है कि वो गलत आप करते हो, ठीक है, तो उससे भी जाकर के फ्री कंसेंट नहीं हो पाता, ठीक है। मिसरिप्रेजेंटेशन, क्यों गलती से गलती हो गया, गलती से गलती हो गया, ठीक है, अगर मिस्टेक। तो सारे चीजें जो भी है ना सेक्शन 15 से लेकर के जो भी है हम आगे का टॉपिक्स में, आगे के क्लासेस में सारे कुछ डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अभी तो हम जस्ट एक समरी या स्टार्टिंग में बताते चल रहे हैं, ठीक है। हाँ, यहाँ पे सेक्शन नंबर याद रखिएगा, कॉन्सर्न का सेक्शन 15, अंडरफ्लुएंस का सेक्शन 16, फ्रॉड का सेक्शन 17, मिसरिप्रेजेंटेशन का सेक्शन 18। यहाँ से भी एमसीक्यूज बनता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। intention to create legal relationship. The intention of the party to a contract must be create a legal relationship between them. Create a legal relationship between them. जैसे कि a husband promising his wife to buy her a necklace on occasion of her birthday is not a contract. मतलब कि legal इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन, मतलब कि कोई भी अगर एक सोशल ऑब्लिगेशन करता है, हस्बैंड है जो कि वाइफ को बोलता है कि उसको नेकलेस ला के देगा, कब ला के देगा? उनके बर्थडे के ऊपर, ठीक है, पर वो ला के नहीं देता है, ठीक है। तो वो अगर ला के नहीं दे रहा है हस्बैंड वाइफ को, तो क्या वाइफ अपने हस्बैंड को परसू कर सकती है? नहीं कर सकती है, क्योंकि ये सोशल ऑब्लिगेशन है, ठीक है। तो ये बोलता है इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट नहीं चलेगा, सिर्फ और सिर्फ जो लीगल ऑब्लिगेशन है, लीगल है कि अगर आप काम नहीं करोगे तो सामने लोग सू कर सकता है। तो ही बोलता है इंटेंशन टू क्रिएट लीगल होना चाहिए, ठीक है। द इंटेंशन ऑफ द पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी क्रिएट लीगल रिलेशनशिप बिटवीन देम। जैसे कि आप एग्जांपल दे दिया कि ए हस्बैंड प्रॉमिसिंग हिज वाइफ टू बाय ए नेकलेस ऑन द ओकेजन ऑफ बर्थडे इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट। समझ आ गया आपको? तो आगे बढ़ते हैं, मतलब सोशल ऑब्लिगेशन जो भी है वो इन्फोर्सिबिलिटी उसके ऊपर नहीं आता है, ठीक है। वो लॉ के अंदर कोई भी इन्फोर्सिबिलिटी उसके ऊपर नहीं आता। पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, the agreement should be capable of being performed. The agreement should be capable of being performed. पॉसिबिलिटी होना चाहिए, ठीक है, आपकी उसको परफॉर्म किया जा सकता है। The agreement should be capable of being performed. जैसे एग्जांपल है कि if a promise, a promise करता है, if a promises B to bring rainfall, a promise कर रहा है B को कि bring rainfall through magic, जादू करेगा ना तो रेनफॉल हो जाएगा। Such agreement cannot be enforced. Such cannot be enforced. So enforce नहीं हो सकता है। तुम जादू करोगे तो बारिश करवा दोगे, ऐसा थोड़े ना होता है, ठीक है। तो ये सब चीजें जो जो फालतू का जो बातें करता है ना कि मैं कर देंगे, वो कर देंगे, जो कि हो ही नहीं सकता। तुम बोलोगे तो बारिश हो जाएगा, तुम बोलोगे तो चांद तारे को तोड़ के ला दोगे, ऐसा थोड़े ना होता है, ठीक है। तो ऐसा ये सब चीजें जो है जो कि ह्यूमन कंट्रोल के बाहर का चीजें है, अगर वो फालतू चीजें जो भी बोलता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर, मतलब कॉन्ट्रैक्टेड उसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता है, ठीक है। जो नॉर्मल एग्जिस्टेंस है, नॉर्मल सर्टेनिटी है, यहाँ वो चीजें वो कर सकता है। सपोज कोई बोलता है कि ये मोटर बाइक वो बेचना चाह रहा है, वो मोटर बाइक का बोलता है कि हाँ कोई भी ये कंपनी का
बेचना चाहता है, ठीक है, उसके ऊपर कंसिडरेशन भी है कि यह इतने इतने में, तो ठीक है। अब फालतू का बोलेगा रेनफॉल करा देंगे, ये करा देंगे, वो करा देंगे, मैजिक से, जादू से, तो ये सब चीजें नहीं होता, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि पॉसिबिलिटी होना चाहिए, कि पॉसिबिलिटी होना चाहिए कि वो पॉसिबिलिटी कि वो किया जा सके, ठीक है। तो उसी के ऊपर कॉन्ट्रैक्टेड एप्लीकेबल, इट मींस कि उसी चीज को फॉलो किया जाता है इसेंशियल ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, लीगल फॉर्मेलिटीज। लीगल फॉर्मेलिटीज इफ एनी रिक्वायर्ड फॉर पार्टिकुलर एग्रीमेंट सच एज, इससे लीगल फॉर्मेलिटी जैसे कि रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन कराया जाता है ना, जब किसी भी चीज को आप करते हो, कॉन्ट्रैक्ट करते हो, तो रजिस्ट्रेशन, लीगल फॉर्मेलिटी इफ एनी रिक्वायर्ड फॉर पार्टिकुलर एग्रीमेंट, रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, या फिर राइटिंग होता है, दे मस्ट बी फॉलोड, ठीक है। सब मस्ट फॉलो, लीगल फॉर्मेलिटी तो फॉलो किया ही जाता है। तो ये सब चीजें हैं जो कि इसेंशियल एलिमेंट है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का। तो आगे बढ़ते हैं, ऑफर। ऑफर जो कि बताया आपको ऊपर, सेम चीज है, यहाँ पे डेफिनेशन सेम है, बाकी और भी चीजें हैं यहाँ पे। डेफिनेशन देखिए, सेक्शन 2 क्लॉज है, जो कि हम लोग ऑफर का डेफिनेशन डिस्कस किए थे। व्हेन वन पर्सन सिग्निफाई टू अनदर हिज विलिंगनेस टू डू, आगे ऊपर तो डेफिनेशन वो डिस्कस कर लिए थे, और बता दो आपको, एक पर्सन है दूसरे पर्सन को ऑफर दे रहा है, ठीक है, एक पर्सन ने दूसरे पर्सन को ऑफर दिया, एक पर्सन ने दूसरे पर्सन को ऑफर दिया कुछ करने का, ठीक है, कुछ करने का, या फिर कुछ नहीं करने का, एब्स्टेंट फ्रॉम डूइंग, एब्स्टेंट फ्रॉम, मना किया तुम मत करो, ठीक है। एक ऑफर दे रहा है, ये है जो कि बी को ऑफर दे रहा है कुछ करो, एक ऑफर वो दिया, एक और ऑफर दिया कि तुम वो काम ना करो, वो भी एक ऑफर दिया, और सामने वाला पर्सन के ऊपर डिपेंड करता है कि उसके ऊपर वो एक्ट करे या फिर ना करे, ठीक है। तो इसको बोला जाता है प्रपोजल मींस ऑफर, ठीक है। तो ये ऑफर हो गया। अब सामने वाला पर्सन के ऊपर डिपेंड करता है, वो ऑफर को एक्सेप्ट करेगा या नहीं करेगा, अगर एक्सेप्ट कर लेगा तो वो एक्सेप्टेंस हो जाएगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ ऑफर का बात किया जाए यहाँ पे, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जो डेफिनेशन है ऑफर या प्रपोजल का, वो सेक्शन 2 क्लॉज ए है। यहाँ पे टाइप्स ऑफ ऑफर का बात किया जाए तो जनरल ऑफर क्या होता है, इट इज एन ऑफर टू द होल वर्ल्ड। जनरल ऑफर है, जनरल ऑफर, आपने ऑफर दिया, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे एक पर्सन खड़ा है, पूरा माइक में लेकर के पूरा बोल रहा है, यहाँ ऑफर है, ऑफर है, ऑफर है, जैसे आप देखते होंगे नॉर्मली कभी कभी क्या होता है, सेल निकलता है, तो अब जब कभी आप मार्केट जाते होंगे तो कहीं भी ऑफर निकलता है तो मार्केट में, तो आप देखते होंगे कि भी कोई भी एक बड़ा शॉप वाला तो हो, तो कहीं कहीं देखने को मिलता है ऐसा कि पूरा माइक से एडवर्टाइजमेंट करते रहता है कि 10 पे दो, 10 पे दो, मतलब कि मतलब 10 परचेस करो तो उसमें 2 फ्री है, ठीक, कहीं पे तो ये भी देखने को मिलेगा कि एक परचेस करो 5 फ्री है, ठीक है। तो इस तरह से ऑफर्स होता है, ठीक है। तो जनरल होता है, वो कोई भी पब्लिक जाकर के वो परचेस कर सकता है, ठीक है। इट इज एन ऑफर टू द होल वर्ल्ड, ठीक है। तो ये हो गया जनरल ऑफर। स्पेसिफिक ऑफर क्या होता है, किसी एक स्पेसिफिक पर्सन को स्पेशल ऑफर भी इसको बोला जाता है, ठीक है। इट इज एन ऑफर मेड टू द पार्टिकुलर पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्संस, ठीक है। एक पार्टिकुलर पर्सन या ग्रुप ऑफ पर्सन को ही ऑफर दिया जाता है, स्पेसिफिक रहता है, और इसको स्पेशल ऑफर भी बोला जाता है, ठीक है। तो सब चीजें, इसका डेफिनेशन याद रखिएगा, इस तरह का एमसीक्यू देखने को मिलता है एग्जामिनेशन में, ठीक है। एक्सप्रेस ऑफर क्या होता है, इट इज एन ऑफर, विच इज मेड बाय बर्ड्स आइदर ओरल और इन रिटन। ओरल मतलब बोल करके या फिर लिख करके, अगर आप कॉन्ट्रैक्ट कर मतलब ऑफर देते हो, ऑफर दे रहे हो, तो वो एक्सप्रेस ऑफर हुआ, ठीक है। इंप्लाइड ऑफर, इट इज एन ऑफर विच इज मेड बाय कंडक्ट और जेस्चर ऑफ द पार्टीज। कोई भी चीज आप किए, इंप्लाइड ऑफर है, ठीक है। तो आपका ऐसा कंडक्ट है कि आपको वो ऑफर मिल रहा है और सामने वाला वो ऑफर को एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक है। जैसे कि मैं बता रहा हूं आपको, इंप्लाइड ऑफर है, जैसे रोड पर से जैसे बस चलते रहता है, ठीक है, तो आपको कहीं भी जाना होता है, तो आपको उसी रूट के ऊपर, उसी रूट के थ्रू अगर कोई बस जा रहा है, अगर आप वहां पे खड़े हो, तो अभी ऐसी बात है, वो जो सपोज दैट आप खड़े हो और आप कुछ ऐसा कुछ कंडक्ट करते हो, कुछ आप ऐसा कंडक्ट करते हो ताकि वो बस का जो ड्राइवर है उसको लगता है कि आपको भी वहीं जाना जहाँ की वो बस जा रहा है, तो उसके हिसाब से वो बस रोकता है, आप वहां पे उसको उस पे चढ़ते हो, ठीक है। वो तो इस तरह से अगर कोई कंडक्ट करता है तो इस तरह से वो इंप्लाइड ऑफर के अंदर जाएगा। काउंटर ऑफर क्या होता है, काउंटर ऑफर क्या होता है बता रहा हूं, वेन ए पर्सन टू हुम द ऑफर इज मेड, वेन ए पर्सन टू हुम द ऑफर इज मेड डस नॉट एक्सेप्ट द ऑफर, ठीक है। वेन ए पर्सन टू हुम वेन ए पर्सन टू हुम द ऑफर इज मेड डस नॉट एक्सेप्ट द ऑफर, एक्सेप्ट नहीं करता है तो क्या बोलता है, सो काउंटर ऑफर, ठीक है। ही काउंटर द कंडीशन, दिस इज कॉल्ड काउंटर ऑफर। मैं बता रहा हूं, आपको एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है। हमने हमने आपको बोला कि ये पेन मैं आपको 10,000 रुपीज में बेच रहा हूं, हमने आपको बोला कि ये पेन आपको हम 10,000 रुपीज में बेच रहा हूं। आपने क्या ऑफर दिया हमको, आपने ये ऑफर जो मैं आपको ऑफर किया
कि इस पेन को मैं आपको 10,000 में बेचना चाहता हूं, क्या आप परचेस करोगे? तो आपने बोला कि नहीं, हम इसको 10,000 में नहीं, आपने हमको बोला कि आप 8,000 में इस पेन को परचेस करना चाहते हो, ठीक है। तो आपने इस जो हम मेरा जो ऑफर था उसको अमेंड कर दिए, ठीक है, उसको मेरा ऑफर को ना मान करके आपने खुद एक नया ऑफर जनरेट किया, आप अपने तरफ से ऑफर दिए, तो होता है काउंटर ऑफर, ठीक है। मेरा बात ना मान करके आप खुद का एक ऑफर दे दिया, ठीक है, तो वो हो जाता है काउंटर ऑफर। आगे बढ़ते हैं, क्रॉस ऑफर क्या होता है? वेन टू ऑफर ऑफ सेम टर्म एंड कंडीशन क्रॉस ईच अदर एट सेम टाइम, इट इज कॉल्ड क्रॉस ऑफर। हमने आपको ऑफर दिया, हमने सोच रहा था कि इस पेन को मैं आपको बेचूं 10,000 में, और आपने भी सोच रहा था, आप भी सोच रहे थे कि आपको भी ये पेन खरीदना है 10,000 में। हमने भी सोच रहा था बेचना है, आपने भी सोच रहा था कि आपको खरीदना है। हमने भी सोच रहा था कि ये पेन को बेचना है, आपने भी सोच रहा था कि आपको ये पेन को खरीदना है, ठीक है। तो दोनों का माइंड में सेम चीज था और सेम पार्टिकुलर गुड्स के ऊपर हम लोग सोच रहे थे और सेम प्राइस पे सोच रहे थे और सेम टाइम हम दोनों एक दूसरे को कम्युनिकेट किए, ठीक है। तो वो क्या होता है? क्रॉस ऑफर। व्हेन टू ऑफर्स ऑफ सेम टर्म्स एंड कंडीशंस क्रॉस ईच अदर एट सेम टाइम भी होना चाहिए, इट इज कॉल्ड क्रॉस ऑफर। समझे बात को? आगे बढ़ते हैं। स्टैंडिंग ऑफर। स्टैंडिंग ऑफर क्या होता है? एन ऑफर इज अ स्टैंडिंग ऑफर इफ इट इज इंटेंडेड टू रिमेन ओपन फॉर अ स्पेसिफाइड पीरियड। कुछ एक स्पेसिफाइड पीरियड के लिए कोई भी अगर ऑफर खड़ा रहता है, मतलब ओपन रहता है, जैसे आप देखते हो कभी मॉल वगैरह में कहीं कहीं क्या रहता है कि 10 दिन ऑफर चल रहा है, 10 दिन ऑफर चल रहा है, तो 10 दिन के लिए अगर ऑफर है, स्टैंडिंग ऑफर है, तो वो उसको स्टैंडिंग ऑफर ही बोल सकते हो, ठीक है। 10 दिन के लिए अगर कहीं पे ऑफर है तो वो स्टैंडिंग ऑफर ही होता है, ठीक है। An offer is a standing offer if it is intended to remain open for a specified period। 10 दिन 5 दिन जहां पे भी आप देखने को मिलता होगा, नॉर्मल एग्जांपल है, मॉल वगैरह में जनरली देखने को मिलता है ऐसा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसेंशियल ऑफ वैलिड ऑफर। इसेंशियल ऑफ वैलिड ऑफर, जो कि एक वैलिड ऑफर, उसमें क्या क्या इसेंशियल होना चाहिए, क्या क्या जरूरी चीजें होना चाहिए, क्या क्या जरूरी बातें होना चाहिए, ठीक है। ऑफर में भी एक्सप्रेस होना चाहिए, ऑफर में भी एक्सप्रेस और इंप्लाइड, ठीक है। ऑफर या फिर एक्सप्रेस या फिर इंप्लाइड होना चाहिए, ऑफर में भी एक्सप्रेस और मे बी इंप्लाइड फ्रॉम द कंडक्ट ऑफ द पार्टी, ठीक है। ऑब्वियस बात है ना, एक्सप्रेस करो, लिख करके बोलो, या फिर ओरली बोलो, या फिर ऐसा कंडक्ट करो ताकि लगे कि हाँ ऑफर है, ऑफर वैलिड है। ऑफर में बी स्पेसिफिक और जनरल। ऑफर जनरल भी हो सकता है, स्पेसिफिक भी हो सकता है, किसी एक इंडिविजुअल पर्सन को भी ऑफर हम दे सकते हैं, किसी एक सेट ऑफ इंडिविजुअल को भी दे सकते हैं, या फिर होल ऑफ द वर्ल्ड को भी ऑफर दे सकते हैं, ठीक है। तो ये होता है। A specific offer is one which is made to a particular person. It can be accepted by the person to whom it has been made. No one can else accept such an offer। हम किसी एक को बोले, हम किसी एक को बोले कि आपको ही हम सिर्फ ये पेन बेचना चाहते हैं, ठीक है, तो हम किसी एक स्पेसिफिक पर्सन को बोल रहे हैं, तो सिर्फ वो ही स्पेसिफिक पर्सन है, सिर्फ उसी का राइट है कि वो खरीद सकता है। कोई और दूसरा पर्सन का नहीं बोल सकता कि हमको खरीदना है, तो उसको थोड़े नहीं बेच सकते। किसी एक इंडिविजुअल को हम दे रहे हैं ऑफर, तो सिर्फ उसी के ऊपर सिर्फ उसी का राइट बनता है, ठीक है। अगर हम सारे दुनिया सारे वर्ल्ड को हम ऑफर दे रहे हैं कि हम इस पेन को बेचना चाहते हैं, कोई भी चाहता है खरीदना तो खरीद सकता है, ठीक है। तो ए जनरल ऑफर इज एन ऑफर मेड टू द पब्लिक एट लार्ज।